नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी जैसे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, ये पूर्णतः निःशुल्क है, तो आप लोग भी पढ़िए और आपके जितने भी परिचित हैं उन तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए यदि आपको पसंद, और वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप चैनल पर वीडियो के नीचे कमेंट करिए। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। विशेषण पार्ट सेकेंड यानी भाग दूसरा। पहली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ लिया था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विधेय विशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भाग या तो अगर हमने विशेषण के भागों की बात की थी वहां पर हमने 4 पढ़े थे कि सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया और गुणवाचक हो गया। अब उन 4 के कौन कौन से भेद हैं उनको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और इसी में हम लोग हो सकता है कि ये भी पढ़े कि आप संख्या से विशेषण को कैसे बनाएं। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने कल बात की थी उसमें इस सार्वनामिक विशेषण क्या है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं इस चीज पर हम लोग अपना ध्यान। सबसे पहले देखो सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम से, वे सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? मूल, यौगिक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। और ये कितने हो गए? देखो, मूल हो गया एक, तो आए यौगिक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। और ये सबके अव्यय भी होते हैं, तो इनमें आपको बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक इनमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक ये दोनों अव्यय भी होते हैं और आगे चल के आप इनके बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ देखो, सार्वनामिक विशेषण ये संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे वह घर। तो वह इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कोई बालक, कोई क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और आपने पढ़ा था कि जैसे कोई था तो कोई उसमें क्या आता था? सर्वनाम के अंतर्गत जब हम पढ़ते थे कोई कहा तो कोई किस में आता था? अनिश्चयवाचक में। तो यहाँ पे भी अनिश्चयवाचक रहेगा, लेकिन ये रहेगा क्या? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर वह क्या आता था? निश्चयवाचक में आता था कि वह गए, निश्चयवाचक सर्वनाम में, तो यहाँ रहेगा निश्चयवाचक ही। ठीक है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? विशेषण का। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। हमने आपको बताया था कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण लगभग एक ही बात होती है, इनमें बहुत माइनर अंतर होता है, उसको आपको समझ। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले मूल सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो मूल रूप से, जो मूल रूप से क्या होता है? संज्ञा के आगे लगते हैं, जैसे वह, यह, कोई, कौन, जो, आदि। ये क्या है? मूल सार्वनामिक विशेषण। तो अगर देखा जाए तो वास्तविकता में सार्वनामिक विशेषण के 2 ही भेद हम लोग पढ़ते रहे हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है, इन 2 भेदों के अलावा जो ये 4 भेद हो गए उनको आप पहली बार पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो मूल और यौगिक इसी को हम कहते हैं। ये वह लड़का, यह घर, ये हम पीछे भी पढ़ के आए। ये क्या है? इनमें वह और ये जो बना है ये मूल। वह शब्द किसी का मिश्रण नहीं है, यह शब्द किसी का मिश्रण नहीं है, इसलिए इसको हम मौलिक कहते हैं, मूल कहते हैं। फिर यौगिक की बात आ जाए तो यौगिक में क्या होता है? दो सर्वनाम में प्रत्यय लगकर बनते हैं, जैसे उदाहरण में कैसा। तो कैसा को अगर हम कहें तो किससा, किसके जैसा। ठीक है, तो कैसा, वैसा, जैसा, उतना, यही, वही, अगर इस प्रकार के शब्द आए, ठीक है, यही, यही, वही, ऐसे शब्द आए तो ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, यहाँ प्लस ही, वहां प्लस ही, यह प्लस ही, वह प्लस ही, जब प्लस ही, जब ही, ठीक है, जही जहा ही। तो इस प्रकार से ये दो शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इनको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये मौलिक है, क्योंकि वह और यह, ये क्या है कि ये काम कर रहे हैं किसका, ये काम कर रहे हैं आपका मूल शब्दों का, ये मिले हुए किसी से नहीं। तो मुख्य ये तो भेद आपको याद रखना है, मौलिक और यौगिक। ये अब इन्हीं को जब हम भेद में देखेंगे तो आगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि मूल रूप से हमने बताया आपको ये दो है, मौलिक और यौगिक। अब इसी में निश्चयवाचक आ गया। अब निश्चयवाचक में कहा कि वह, अब आपने कहा कि ये निश्चयवाचक क्यों हो गया, क्योंकि अभी तो मौलिक और यौगिक। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मौलिक यौगिक वो दो ही वर्गीकरण मुख्य रूप से होता है, लेकिन वहां पर कह दिया कि वह लड़का, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा, यह घर, यह पुस्तक, तो निश्चय कर रही है, क्योंकि हमने कहा वह लड़का, उसकी तरफ इशारा किया, तो इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं, निश्चयवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो निश्चित कर दे रहा है कि उसकी बात। और सार्वनामिक विशेषण तो है, तो आप देखिए जो निश्चयवाचक है वही कहीं ना कहीं मूल के अंतर्गत भी हो सकता है और निश्चयवाचक के अंतर्गत भी हो सकता है। तो इनमें से एक ऑप्शन में होगा, दोनों एक साथ नहीं। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक में क्या है, देखो कोई बालक, कुछ फल, यानी कोई और कुछ, ये शब्द आ गए, और ये शब्द अनिश्चय का ही बोध कराते हैं। बस आपको ये समझना है कि फल की विशेषता क्या है कि कुछ कम है, यह ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ तो कम फल कहते तो इसका मतलब है निश्चित है, कोई ये नहीं फिक्स है कि कितने, ठीक। तो उसी प्रकार से कोई और कुछ किसके अंतर्गत आएगा, निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत क्या आएगा, तो कौन आदमी, कौन प्रश्न कर दिया, क्या, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि प्रश्न किया गया इसमें। फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या आ गया, जो लड़का, जैसा कर्म, तो जो और जैसा ये इस लड़के से संबंधित है, संबंध बता रहे हैं। जैसे कहते हैं ये वही लड़का है जो कल आया था, तो जो लड़का से संबंधित हो गया, तो इसलिए संबंध हो गया दोनों के बीच में। तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक लड़का कौन सा, तो कह दिया जो लड़का जो कल आया था वही, तो ये आपस में दोनों का संबंध हो गया, ये संबंधवाचक हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के मूल रूप से आपको दो भेद याद रखने हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप चार भेद और याद रखते हैं तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंध, इन चारों को याद रखेंगे, ये उन्हीं से संबंधित है, जिनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो मूल रूप से दो ही होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या करते हैं, वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं, जैसे चार, पहला, कुछ। इनके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में आपको पता है कि कुछ जैसे ही शब्द आएगा वैसे ही निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ, कई, सब, ये सब आ गया, और यहाँ पर एक, दूसरा, चारों, इस प्रकार से आगे। पर अनिश्चित संख्यावाचक के भेद नहीं है, पर निश्चित संख्यावाचक के भेद, उनकी भी बात हम लोग आगे कर लेते हैं। देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके कुछ भेद, जो शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं इसके उपभेद भी होते हैं। कैसे, यानी आप पूछे कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे दो। अगर कहते हैं इसके उपभेद कितने होते हैं, तो वैसे मुख्य रूप से पांच उपभेद होते हैं, कहीं कहीं एक दो ज्यादा भी मिलते हैं, पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद और पांच उपभेद होते हैं। उन दो भेदों में कौन कौन से होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। और जब उनके उपभेद की बात करेंगे वहां पर एक पहला होगा गणना, जिसमें 1, 2, 10, 100 मतलब कुछ भी गिनती आएगी
वो गणनावाचक होंगे। करिए 4 व्यक्ति जा रहे थे तो 4 क्या हो गया, विशेषण हो गया। और कौन सा हो गया, संख्यावाचक विशेषण। अगर करिए 15 लोग थे तो 15 क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। और संख्यावाचक में भी गणनावाचक हो गया। यानी संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक। ये अगर तीनों मिला के दे दे, ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप का बना देगा। फिर क्रमवाचक, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जैसे आपने कहा जाए आपका कक्षा में कौन सा स्थान है, आपने कहा हमारा कक्षा में पहला स्थान, तो यानी ये क्रम की आप बात कर रहे हो, पहला है, पांचवा है, आठवां है, 10वां है, क्रम की बात हो गई। लेकिन 1 2 3 4 5 गिनती की बात करोगे तो गणनावाचक होगा। फिर आवृत्तिवाचक, यानी कोई चीज जब रिपीट हो तो दुगुना का मतलब उतना उतना 2 बार, 3 गुना यानी त्रिगुना का मतलब उतना ही बराबर बराबर 3 बार। तो कहीं ना कहीं इसकी आवृत्ति हो रही है। दुगुना त्रिगुना चौगुना आदि ये क्या है, ये सब के सब आवृत्तिवाचक है। 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना, ये आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। समुदायवाचक में यानी एक से अधिक लोग होते हैं, समुदाय होता है दोनों, तीनों, चारों। तो चारों, आठों, दसों का मतलब इस तरीके से कर दिया जाएगा तो समुदाय बना दिया जाएगा, उसको समुदायवाचक कहेंगे। और ये निश्चित संख्यावाचक के भी अंतिम में प्रत्येक बोधक जिसमें हर, अब जैसे हर दिया है और हर एक भी हो सकता है। हर एक जैसे कहते हैं, ठीक है, कि हर एक को एक एक वस्तु मिलनी चाहिए, तो वहां पर क्या हो गया, हर एक प्रत्येक बोधक। और प्रत्येक तो प्रत्येक बोधक नहीं, एक एक भी प्रत्येक। जैसे एक एक व्यक्ति को ये सामान देना है, वहां पर क्या होगा, प्रत्येक। हर एक को देना है तब भी प्रत्येक बोधक होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के निश्चित संख्यावाचक के हमने भेद पढ़ लिए, अनिश्चित संख्यावाचक के कोई भेद नहीं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक के कोई भेद नहीं है। कुछ, कई, सब, बहुत, थोड़े, हजारों, ये संख्यावाचक होंगे। जैसे हम कह दें कि कुछ लोग थे, ठीक। तो यहाँ पर देखो संख्यावाचक की बात की, गिनती की बात की, तो यहाँ पर कुछ शब्द आ गया, इनको गिना जा सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और वहीं पर क्या रहते हैं, 10 लोग थे तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता। आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। हम लोग बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। तो परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे संख्यावाचक के 2 भेद हैं, वैसे ही परिमाणवाचक के भी 2 ही भेद हैं मुख्य रूप से, निश्चित परिमाणवाचक और निश्चित। निश्चित में क्या होगा, जो यहाँ पर देखो निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण में क्या होगा, जो चीजें तौली और मापी जाएंगी, जिनको गिना नहीं जाएगा, उसको हम परिमाणवाचक में रखेंगे। तो मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब जैसे कह दिया गया निश्चित मात्रा में कि 2 किलो चीनी, तो अब चीनी को तौला गया और एक निश्चित मात्रा है उसकी, कितनी है, 2 किलो। 5 लीटर दूध निश्चित है, 10 मीटर कपड़ा निश्चित। तो ये सब जो निश्चित और निश्चित है वो है। ठीक है, अब जैसे जो निश्चित मात्रा का बोध न करें, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी कितना है, कुछ फल, बहुत अधिक घी। ठीक है, तो अब बहुत अधिक घी, ये क्या हो गया, ये भी विशेषण है। और अगर इसमें देखें तो बहुत आपका विशेषण। तो कुल मिलाकर के ये परिमाणवाचक विशेषण आपका। अंतिम जो है आपका वो है गुणवाचक विशेषण। यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं गुणवाचक विशेषण से। तो गुणवाचक विशेषण में देखें, अच्छे गुणों का बोध कराते हैं, ठीक है, गुणबोधक कहते हैं। दोष बोधक, वैसे ज्यादातर जगह आपको ये दोनों एक ही मिलेंगे, ये दोनों आपको एक ही मिलेंगे। गुण या अवगुण को बताते हैं, उनको हम गुणबोधक में रखते हैं, और यहाँ दोनों को हमने अलग कर दिया है, गुणबोधक और दोष बोधक। गुणबोधक में अच्छा, भला, दयालु यानी अच्छे गुण वालों को हम गुणबोधक में रखेंगे। बुरा, मूर्ख, कायर, दुष्ट यानी खराब गुण वालों को हम दोष बोधक में। हालांकि जब गुणबोधक की बात आती है वहां पर हम ये दोनों टाइप एक ही में रखते हैं। अगर ऑप्शन में अलग से दोष बोधक ना दिया हो तो हम दोनों को बुरा, मूर्ख, कायर, दुष्ट, अच्छा, भला, दयालु सबको हम गुणबोधक में रखेंगे, क्योंकि अलग अलग रखा है तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। फिर रंग बोधक,
रंग बताते हैं जैसे लाल, नीला, पीला, काला, जैसे काला घोड़ा, नीली स्याही वगैरह, ये भी आप विशेषण बता रहे हैं। और ये रंग का बता रहे हैं, वो गुण बता रहे थे, ये दोष बता रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। आकार को बता दिया कि गोल, चौकोर, लंबा, ठीक है, छोटा, इस तरीके से। तो लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, दुबला, ये सब किसमें आ जाएंगे? आकार। और अंत में अवस्था बोधक। अवस्था बोधक में रोगी, स्वस्थ, सूखा, ये अवस्था बता रहे हैं। जवान, ये गुण नहीं है, जवान होना गुण नहीं है, बूढ़ा होना गुण नहीं है, ये अवस्था है, ठीक है। तो ये अवस्था बोधक में आ जाएंगे। रोगी है तो ये गुण नहीं है, उसकी अवस्था। फिर स्थान बोधक में देखो, भारतीय, लखनवी, शहरी, जैसे कह रहे वह ग्रामीण व्यक्ति, ठीक है, तो वह शहरी व्यक्ति, तो ये उसका गुण दोष नहीं है, ये स्थान के आधार पर उसको दिया गया। काल बोधक, अब जैसे पुराना, नया, अगला, पिछला, मौसमी, ये काल के हिसाब से, क्योंकि काल के हिसाब से ही पुराना होगा, काल के हिसाब से ही नया होगा, मौसमी होगा तो काल के हिसाब से होगा, अगला, पिछला, मौसमी, ये होगा। और स्वाद बोधक, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा स्वाद बोधक, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ठीक है। और भाव बोधक, मनोभाव, जो आंतरिक अवस्था को बताते हैं, जैसे सुखी, दुखी, शांत, प्रसन्न। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने 5 और 4 9 टाइप पढ़े हैं गुणवाचक विशेषण। मुख्यतः आपको 6 मिलते हैं, ठीक है, 6 मिलते हैं आपको। बहुत सारी जगह पर आपको 6 देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न दिया हो और क्वेश्चन मिलता है तो आप अच्छे से अंदाजा लगा के कर सकते हैं कि इसमें भाव बताया गया है, इसमें स्वाद की बात की गई है, इसमें काल की गई है, स्थान की गई है, कि अवस्था की, और पीछे जो हमने पढ़ा इनमें से गुण की बात की गई है, दोष की गई है, रंग की गई है, या आकार की, जिसकी भी बात की जाएगी उसी के आधार पे हम ऑप्शन से उसको हम लगा। तो आज कुल मिलाकर के आपका विशेषण चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट को आपको और बता देते हैं कि विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है, और जो विशेषण की अवस्थाएं होती है उनमें एक मूलावस्था होती है, एक मध्यमावस्था होती है, और एक आपकी उत्तरावस्था। तीन प्रकार की अवस्थाएं विशेषण में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया उच्च, तो यहाँ पर लेंगे उच्चतर, और यहाँ पर लेंगे उच्चतम। यानी उच्च माने ऊंचा, जब किसी से उसकी तुलना ना हो, उच्चतर जब किसी से उसकी तुलना हो तो उसकी अपेक्षा वो ऊंचा हो, और उच्चतम जो सबसे ऊंचा हो। तो मूलावस्था, मध्यमावस्था और उत्तरावस्था, तीन प्रकार से विशेषण को रखा जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा वह व्यक्ति अच्छा है, तो हमने कह दिया वह व्यक्ति, जैसे अपने व्यक्ति की जगह नाम ले लिया, जैसे हमने कहा मोहन अच्छा है, फिर हमने कहा मोहन श्याम से अच्छा है, फिर हमने कहा मोहन सबसे अच्छा है। यानी अच्छा जो शब्द है ना, वो क्या हुआ, वो तीनों अवस्था में एक सा ही रहा, अच्छा का अच्छा ही रहा, पर जैसे ये उच्च शब्द था ये तीनों अवस्थाओं में बदल गया। तो अच्छा, अच्छतर, अच्छतर तो होता नहीं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में रखे जाते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के उदाहरण आप लोग ढूंढिएगा किताब में, और के बाद कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास में यहाँ तक, अगली क्लास में फिर हम इसके आगे